बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने एथिल ब्रोमाइड अर्थात एल्किल हैलाइड को समराइज किया था और उसमें हम लोगों ने एल्किल हैलाइड को अर्थात एथिल ब्रोमाइड को किस किस कंपाउंड से बनाया जाता है उसको बनाया, इसका मतलब बनाने की विधि, और एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ अभिक्रिया करवाएं तो कौन कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो उसके प्रतिफल को हमने देखा था अर्थात उसके प्रॉपर्टीज़ को। आज के क्लास में हम लोग क्लोरोफॉर्म को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। सारे इक्वेशन कल की ही तरह आपको अपने कॉपी में मिल जाएंगे और इसको सिर्फ समराइज किया गया है, सिर्फ एक नज़र में आपको लाने के लिए इसको बोर्ड पर लिखा जाता है कि आप एक नज़र में देखिए कि क्लोरोफॉर्म कहाँ से बनता है और क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बनता है। और इस चैप्टर को आप पढ़ लेने के बाद इसमें अब सिर्फ प्रयोगशाला विधि सब बचा है और जब प्रयोगशाला विधि आपका बचा है तो ये क्लास में ही होगा, ये ऑनलाइन क्लास में नहीं होगा, वो ऑफलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा। इस चैप्टर में आप जितने भी रिएक्शन को पढ़े हैं ये टोटल का टोटल रिएक्शन मोस्टली लगभग 80% रिएक्शन आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाला है। तो अगर आप बैक के क्लास को ठीक से देख करके रखते हैं, बढ़िया से पढ़ के रखते हैं, तो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कहने का सेंस ये है बच्चों कि आप प्रीवियस क्लास के इक्वेशन को अगर ढंग से देख करके रखते हैं तो शेष जो आपके चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचते हैं उनको समाप्त होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो फर्स्ट ईयर का क्लास है उसके नोमेनक्लेचर को देखें और किस नोमेनक्लेचर को ज़्यादा देखें, जो बिल्कुल कॉमन नोमेनक्लेचर आपको बताया गया है, बिल्कुल सामान्य नाम आपको बताया गया है, हल्का नाम जो बताया गया है उस नाम को आप ज़्यादा देखें तो रिएक्शन आपको समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा और तुरंत आपका रिएक्शन समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म का समराइज पॉइंट। तो विधि तो आपने पढ़ा ही है और आपको पता है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म को बनाया था। क्लोरोफॉर्म इसका मतलब Cl यूज हो रहा है, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हमने बनाया था। आपको ये भी याद होगा कि आपने औद्योगिक व्यापारिक विधि में आपने एसीटोन यूज किया था, एथिल अल्कोहल यूज किया था, उसके बाद आपने क्लोरल यूज किया था और आपने इसके बाद सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया था और तमाम विधि को बनाते हुए आप उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर आए थे। तो टोटल इक्वेशन आपके पास है ही पहले से, अभी सिर्फ इस पॉइंट को एक नज़र में आपको क्या करना है, देख लेना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको है लैब प्रोसेस, प्रयोगशाला विधि। तो इस लैब प्रोसेस में क्या होगा, प्रयोगशाला विधि में क्या हुआ था दिमाग में लाइए। प्रयोगशाला विधि में हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि 3 स्टेप में हम लोगों ने अभिक्रिया को किया था, एक एथिल अल्कोहल और एक एसीटोन के साथ। तो आपको ये याद होगा लैब प्रोसेस में आप 3 स्टेप में एथिल अल्कोहल से करवाए थे। विरंजक चूर्ण से प्राप्त आपने क्लोरीन लिया था, उस क्लोरीन का एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करवाया तो आपको एल्डिहाइड बना। कौन सा एल्डिहाइड? एसीटाइल्डिहाइड। फिर आपने उसका क्लोरीन से अभिक्रिया करवाया, क्या बना? क्लोरल। और उसके बाद उसको आपने क्षार के द्वारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा आपने उसका क्या किया, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस किया और आपको प्राप्त हुआ क्लोरोफॉर्म। उसके बाद आपने एसीटोन से किया तो भी आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। उसके बाद आप याद कीजिए कि क्लोरल से किए थे, उससे भी आपको प्राप्त हुआ था। और लास्टली हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन था, एसीटोन में घुला हुआ हो या एथिल अल्कोहल में घुला हुआ जो जलीय विलयन था, उससे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म को
शुद्ध पैमाने पर प्राप्त किया था और उसके केमिकल रिएक्शन को भी देखा था। तो देखा जाए तो प्रयोगशाला विधि में, इस प्रयोगशाला विधि में लैब प्रोसेस में क्या होता है, आपको लॉन्ग इक्वेशन इसका आपको पता है कि आप प्रयोगशाला विधि में एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किए थे। विरंजक चूर्ण से प्राप्त क्लोरीन का इसके साथ अभिक्रिया करवाए थे, एसिटाइलडिहाइड बना था, फिर आपने उसका क्लोरीन से करवाया अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, तो आपको प्राप्त हुआ था क्लोरल। और वहाँ से आपने फिर क्या किया था, तो जल अपघटन करवाया था किसी क्षार के द्वारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, और आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ था। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो गया था, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद प्रयोगशाला विधि में ही आपने एसीटोन यूज किया था और सेम रिएक्शन को लेकर के चला था, सेम रिएक्शन को, और इसमें भी आपने क्लोरीन से अभिक्रिया करवाया। उसके बाद आपने फिर इसका किसी क्षार के द्वारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन करवाया तो भी आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। तो आपने प्रयोगशाला विधि में, लैब प्रोसेस में, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में आपने एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया है। आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, इसको सेपरेटली आपने इसको पढ़ा है, बाय इक्वेशन इसको पढ़ा है। उसके बाद याद होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने, याद कीजिए रिएक्शन, आपको क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब डिस्टिलेशन किए थे क्षार के द्वारा तो भी आपको क्या प्राप्त हुआ, तो क्लोरल, और क्लोरल से आपने क्या प्राप्त किया, क्लोरोफॉर्म। ये कल के रिएक्शन में भी आप प्रीवियस क्लास के रिएक्शन में देख सकते हैं। और लास्टली हम लोग क्या देखे थे, लास्टली हम लोग देखे थे कि ये सोडियम क्लोराइड के अल्कोहलिक या जलीय विलयन का हमने किया था वैद्युत अपघटन, और वैद्युत अपघटन से हमको क्लोरीन प्राप्त हुआ था। और उस क्लोरीन का फिर प्रीवियस क्लास के जो रिएक्शन था एथिल अल्कोहल से करवाया अभिक्रिया, फिर एसिटाइलडिहाइड, फिर आ गए आप कहाँ पर, क्लोरल पर, और फिर उसका किसी क्षार, तो कौन सा क्षार, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमको क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जल अपघटन करवा लिए तो हमको शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ था। तो ये तो आपका वो चीज़ था जिससे आपने क्लोरोफॉर्म को प्राप्त किया। तो 4 से 5 मेथड से आपने क्लोरोफॉर्म बनाया। ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने का विधि था, मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इससे आप क्लोरोफॉर्म ही नहीं बल्कि इससे आप आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं। तो हेलोजन सिर्फ क्या करेगा, सेंस। अब क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो सारे केमिकल प्रॉपर्टी को आपने पढ़ चुका है प्रीवियस क्लास में। क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बन सकता है, किस कंडीशन में बन सकता है, क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बन सकता है और किस कंडीशन में बन सकता है, इस चीज़ को देखना था। तो याद कीजिए, आपको एक रिएक्शन बताया गया था क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टी में, क्यों क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक के रूप में यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि यह प्रकाश और हवा की उपस्थिति में हवा से रिएक्शन करके, हवा से अभिक्रिया करके फॉस्जिन गैस का निर्माण करता है। और जो फॉस्जिन गैस होता है वह विषैली गैस है, जहरीली गैस है, और तब उसका एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग बंद हो गया था। और तब आप क्या करते थे, उसको गहरे पीत रंग के कांच के बोतल में रखते थे, उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते थे कि अगर इनकेस क्लोरोफॉर्म ये आपका फॉस्जिन बन भी जाए तो फॉस्जिन बने तो वह एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कर ले और एथिल कार्बोनेट बना ले, जिससे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो ऐसा आपने पढ़ा था। तो आप जो ये O2 देख रहे हैं, ये O2 यही है हवा। तो जब आप ये हवा में प्रकाश के साथ, प्रकाश की उपस्थिति में हवा से रिएक्शन करेगा तो आपको एक जहरीली विषैली गैस फॉस्जिन बनाता है। और इसी प्रोडक्ट में हम आपको बोले थे कि रे फॉस्जिन तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया, फॉस्जिन तो बनाएगा ही, साथ ही साथ HCl बना लेना।
और इसी में रिएक्शन में क्या लिखा गया था H2O, जबकि यहाँ पर क्या होना था HCl। तो यहाँ पर आप रिएक्शन में HCl किए थे। तो ये एक जहरीली गैस है फॉस्जीन, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अभी आपने क्लोरोफॉर्म से क्या बनाया, तो क्लोरोफॉर्म से आपने बनाया फॉस्जीन। कब फॉस्जीन बनेगा, जब प्रकाश और हवा की क्या रहेगी उपस्थिति। तो इसको बचा के रखना पड़ता है क्लोरोफॉर्म को हवा से और प्रकाश से, कि फॉस्जीन गैस नहीं बन जाए। उसके बाद आप याद कीजिए बहुत एल्केन, बहुत पहले के रिएक्शन, जब आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन से आपने बनाया था, एल्केन का क्लोरीनीकरण किया था सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, विस्तृत सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने किया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, और हेलो एल्केन बनाया था। तो उसी क्रम में आप CH4 से क्लोरीन का रिएक्शन करवाते जाते थे, एक H हटा के एक Cl लगाते जाते थे, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। और अब तीसरे स्टेज में आपको इक्वेशन देखिएगा, उसमें तीसरे स्टेज में आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ होगा। तो जब मीथेन के साथ मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है तो कंप्लीट जब इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सभी H को जब हटा दिया जाता है क्लोरीन परमाणु के द्वारा, तो क्या बनता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आपको याद है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या बोले थे, पायरीन, और पायरीन के नाम से इसको जाना जाता है बिकॉज इसकी दहनशीलता क्या होती है, कम, दहनशीलता इसकी कम होती है और किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की वजह से, और पायरीन के नाम से यह अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने ऑब्जेक्टिव पर्पस से इसको इम्पोर्टेंट भी बताया था। उसके बाद अगर आप कास्टिक पोटास के साथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट, ये इस कंपाउंड को क्या पढ़ना है, पोटेशियम एसीटेट। तो जिसका नाम आप नहीं जानते हैं, हालांकि ये सब नाम आपको पढ़ाया गया है, तो किसी क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जब उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो आपको पोटेशियम फॉर्मेट, ये क्या नाम हुआ, पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। फॉर्मेट का सूत्र आपको बताया गया था HCOO, ये हो गया फॉर्मेट। एसीटेट रहता तो एक कार्बन और बढ़ा देते, फॉर्मेट एसीटेट ये सब रेडिकल में आपका खूब चला, और पोटेशियम का हो गया K, तो दोनों का वैलेंसी एक ही है, तो पोटेशियम फॉर्मेट का सूत्र क्या हो जाएगा, HCOOK। तो कब E प्राप्त होगा, एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखें कि अगर केमिस्ट्री को आप बहुत ठीक से समझना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से समझना चाहते हैं, तो दो क्वेश्चन को हमेशा आप फोकस करके चलें। एक तो कंपाउंड का नाम आपको पढ़ने आना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि कंपाउंड का नाम आपको नहीं पढ़ने आता है तो केमिस्ट्री पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। दूसरा, व्हाट हैपेंस व्हेन, कि आपने किसके साथ किसका रिएक्शन किया तो क्या बना, ये चीज़ अगर आपको नॉलेज रहता है और इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड, जब आप व्हाट हैपेंस जानते हैं तो सब निश्चित रूप से आप कन्वर्सन भी बना लीजिएगा कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे बनता है। अभी देखिए क्लोरोफॉर्म को आपने 4 कंपाउंड से प्राप्त किया, अब क्लोरोफॉर्म से क्या क्या बन रहा है, डिफरेंट टाइप का कंपाउंड आप उसको देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप इसको इस लिहाज से पढ़ते हैं क्या होता है जब, और कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड हम कैसे बना रहे हैं, और तब जब आप इसके डेप्थ में जाते हैं तो फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मन लगेगा। अभी आप क्या देख रहे हैं कि हर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब ये तो तय है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, और जब आप इसको एक नज़र पे ले लीजिएगा तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चे आपके पास भी जो केमिकल इक्वेशन है उसको समराइज करके उसको एक पेज पर ज़रूर आप उसको एकत्रित कर लें, ताकि जब भी आपका मन करे आप उस रिएक्शन को एक नज़र में देख पाएँ। तो इसके बाद आप देखे होंगे कि क्लोरेटोन का चर्चा हुआ था, क्लोरेटोन का चर्चा हुआ था, और
क्लोरेटॉन में भी आपको हमने बताया था कि यहाँ पर साइड आपका जो प्रोडक्ट है वह क्या बन जाएगा, H2O। साइड प्रोडक्ट इसमें क्या बन जाएगा, H2O। क्लोरेटॉन इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। यह भी बहुत विध्वंसक गैस। ये बनता कैसे है, तो क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया जब आप नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, क्लोरेटॉन। और IPAC नेम के लिहाज से भी आप इसको पढ़िए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 पोजीशन पर ही है, और NO2 है तो नाइट्रो हुआ, और Cl3 है तो क्या हुआ, ट्राई। Cl3 है तो क्या हुआ, ट्राई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और ये क्या है, नाइट्रो। तो नाइट्रो, ट्राइक्लोरो, और क्या हो जाएगा, मीथेन। एक कार्बन से आप क्या बोल देते हैं, मीथेन। तो क्लोरेटॉन, क्लोरेटॉन का नाम आपने सुना है। तो कब क्लोरेटॉन बनता है, तो क्लोरेटॉन बनता है जब आप उसका नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। किसका नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल से हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म का, तब प्राप्त होता है। तो उसके बाद आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन में बताया गया था कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको क्या बताया गया था कि उसके द्वारा आप एनिलीन, उसके द्वारा आप एनिलीन का और क्लोरोफॉर्म का जांच करते हैं। और आपको ये बताया गया था कि जब ये आपका प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का ही नाम कार्बिल एमीन है। और आइसोसाइनाइड में क्या होता है, एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है, एक अरुचिकर गंध आता है, और उसी गंध की वजह से उसको पहचान लिया जाता है कि इसमें क्लोरोफॉर्म है या इसमें क्या है, एनिलीन। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसीलिए व्याख्यात है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी इम्पोर्टेंट, हमने कई एक बच्चे को अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखते हुए देखा है कि हमको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन नहीं मिला। हम ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी जब पढ़ाते हैं तो उस समय ये ज़रूर बोल देते हैं कि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन में मैंने ऐसा कहा है। तो जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को ज़रूर फोकस कर लें कि पहले आपको मेन पॉइंट पढ़ लेना है, तब आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। तो अभी क्या चल रहा था कि आपको प्राइमरी एमीन, एनिलीन, या आप एलिफेटिक कंपाउंड भी लेते तो कोई बात नहीं है, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करते थे तो बनता था आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में एक अनप्लीजेंट स्मेल आता था, और उस अनप्लीजेंट स्मेल की मदद से आप ये जान जाते थे कि इसमें क्लोरोफॉर्म है या क्या है, एनिलीन। तो जांच कैसे किया जाता है, इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा जांच किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी में ही अब आप क्लोरोफॉर्म का अगर आप क्या कीजिएगा, अवकरण इन द सेंस रिडक्शन, और जब आप इसका रिडक्शन कीजिएगा तो आप H का संयोग करते हैं। तो देखिए ये क्लोरोफॉर्म था, रिएक्शन ऑलरेडी आपके पास है। वहाँ पर पीछे के क्लास में आपको सेपरेटली सब इक्वेशन को अलग अलग समझाया गया है। यहाँ पर सिर्फ उसको क्या किया गया है, एक नज़र पे ला दिया गया है, एक जगह ला दिया गया है। यही अंतर है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई पॉइंट आपने नहीं पढ़ा है, इसमें से सारे पॉइंट को आपने पढ़ा है। तो याद कीजिए, यहाँ भी आपको सुधार करवाया गया था। ये Zn के बाद प्लस एक इक्वेशन जो ऊपर नीचे था, तो ऊपर नीचे इक्वेशन में यहाँ पर भी आपको HCl करवा दिया गया था। तो यहाँ पर भी क्या होना था, H2O, और तब आपको बना था क्या, मीथेन। ऐसा नहीं कि Zn के साथ HCl का नहीं होता है, लेकिन Zn के साथ HCl होगा तो बन जाएगा मेथिलीन क्लोराइड। Zn के साथ अगर HCl होगा तो बन जाएगा मेथिलीन क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड। ऊपर वाले को तो आप जान रहे हैं, मेथिलीन क्लोराइड। और ये तो कॉमन नेम, मेथिलीन क्लोराइड कॉमन नेम है। और IPAC नेम पर जाइएगा तो 2 क्लोरीन है तो क्या लगा देते, डाई। क्लोरीन है तो डाई क्लोरो,
और एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, मीथेन। आईयूपीएसी नेम में ये हो जाता है डाइक्लोरोमीथेन, और ये तो खैर आपका मीथेन ही है। आईयूपीएसी नेम देखिए या कॉमन है। तो जब क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन किया जाता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग अवकरण, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, उसी का वाइस वर्सा भी आपको दिमाग में रखना है। तो क्लोरोफॉर्म का अवकरण होता है, रिडक्शन होता है, कंडीशन 2। तो जब जस्ता के चूर्ण और H2O के साथ होता है तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होता है, और जब जस्ता के साथ HCl रहता है तो आपको मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका मतलब हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो एक में आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं और एक में आप क्या प्राप्त करते हैं, हेलो एल्केन, और दोनों दो चीज़। उसके बाद आप आइए यहाँ पर एक रिएक्शन आप देखिए, CCl3 और NO2, CCl3 NO2, इसका नाम क्लोरोपिक्रीन है। देखिए क्लोरेटोन यहाँ है, इसके नाम पर भी थोड़ा सा ध्यान से फिर देख लीजिए। इसका नाम क्या है, क्लोरोपिक्रीन, और ये क्लोरोपिक्रीन विषैली गैस है, और जिसका उपयोग धूमपट के रूप में युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। तो जो पहले नाम बोला गया है वो क्लोरेटोन अलग कंपाउंड है, अभी हम उसको बाय स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। इस गैस का क्या नाम है, क्लोरोपिक्रीन। तो CCl3 और NO2 जो आप देखते हैं, Cl3 को आप इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड इसका कार्बन का 4 पूरा होना चाहिए, 3 Cl से 1 NO2 से। तो ये क्लोरोपिक्रीन है, ये आपका क्लोरोपिक्रीन है। अब क्लोरेटोन कैसे बनता है, तो आपको स्ट्रक्चर देके ऐसे बनाया गया था क्लोरेटोन में हम ये C दे दिए थे। और याद कीजिए कि यहाँ पर जो आप रिएक्शन करवाते हैं तो हमने किससे रिएक्शन करवाया था, तो रिएक्शन आप यहाँ पर CCl3 और इसका CCl3, एक में आप इधर से OH लिए थे, क्लोरल, याद कीजिए क्लोरल, और क्लोरल से करवाए थे तो क्लोरेटोन प्राप्त हुआ था। तो एक जो उसका H था, हमने CO का O के साथ लिया था OH, और 2 गो CH3 ऑलरेडी था, तो हमने दोनों तरफ CH3 को क्या किया था, जोड़ दिया था, तब बना था आपका क्लोरेटोन। तो दिस इज क्लोरेटोन, ये है क्लोरेटोन, और ये आपका है क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन का यूज किया जाता है कहाँ पर, क्लोरोपिक्रीन का यूज किया जाता है धूमपट के रूप में युद्ध क्षेत्र में। जब बहुत सारे सैनिक एक साथ बड़ी संख्या में आना शुरू करता है, तब इस गैस को छोड़ दिया जाता है, जिससे धुआं का एक क्या बन जाता है, लेयर, और आगे वाले सैनिक को वो कुछ दिखता नहीं है। तो धूमपट के निर्माण में इसका यूज होता है क्लोरोपिक्रीन का। ये क्लोरोपिक्रीन है और ये आपका क्लोरोटोन। उसके बाद याद कीजिए आगे के रिएक्शन में आपने क्लोरोफॉर्म से क्या बनाया था, तो क्लोरोफॉर्म का आपने सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया किया था, और एल्काइन श्रेणी, चूँकि इसमें आपका कंपाउंड में कार्बन कम है तो आपको एसिटिलीन बना था। एसिटिलीन का ही आईयूपीएसी नेम इथाइन, एसिटिलीन का ही आईयूपीएसी नेम इथाइन है। और इस गैस का यूज करते हैं आप वेल्डिंग करने में, गैस वेल्डिंग में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन अर्थात इथाइन का। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कभी कभार क्वेश्चन को पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एसिटिलीन का उपयोग होता है या गैस वेल्डिंग के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, तो आप वहाँ पर याद रखिए, या तो आप एसिटिलीन बोलिए अथवा आप क्या बोलिए एथाइन। एथाइन आईयूपीएसी नेम है और एसिटिलीन क्या है, कॉमन नेम। तो सिल्वर चूर्ण के साथ आपने इसको गर्म किया था तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रारंभिक सदस्य एसिटिलीन प्राप्त हुआ था। और एसिटिलीन आप जान रहे हैं इसका यूज करते हैं आप गैस वेल्डिंग। बहुत ज़्यादा इसके लॉ में लगभग 2600 केल्विन टेम्परेचर यह देता है।
लॉ प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इसमें, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। और आपको लास्टली ये भी याद होगा कि क्लोरोफॉर्म का जब रिएक्शन आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक आपने पढ़ा था रीमर टीमैन अभिक्रिया, और नाम के लिहाज वाले दृष्टिकोण से ये कहा गया था आपको कि जो नाम वाला रिएक्शन है वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। आप नाम वाले रिएक्शन को निश्चित रूप से देखें तो आपने वहाँ पर क्या किया था, क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया करवाया था फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया था तो आपको क्या बना था, सैलिसिल एल्डिहाइड। और सैलिसिल एल्डिहाइड में OH 1 नंबर पर था और CH जो 2 नंबर पर था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या बताए थे कि अल्प मात्रा में पैरा समअवयवी भी बनता है, इसका मतलब 1 और 4 पर बनता है तो पैरा समअवयवी बनता है, लेकिन चूंकि वो अल्प मात्रा में बनता है इसलिए उसको ध्यान नहीं दिए थे, तो आपको सैलिसिल एल्डिहाइड बना था। ये था क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अगले चैप्टर को देखेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।